बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हम अपने प्रोग्राम का जो इब्तिदा है, शुरुआत है, वो एक अच्छी बात के साथ करते हैं, एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में आज मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर वो लोग जिन्होंने इनकार किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इनकार का क्या माना है? तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिन्होंने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होंगे, जिन्होंने मेरी नाफरमानी की उन्होंने मेरी बात का इनकार किया। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, हमें चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तमाम तालीमात पर हम ख़ुद भी अमल करें और अपने बच्चों से भी करवाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जानते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला। तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला कोरोना केसेस देखने के बाद किया जाएगा, NCOC की हिदायत। महंगाई के इस तूफान में बीमार आदमी भी लपेटे में आ गया, बीमार का सेहतियाब होना भी महाल हो गया। एक तरफ कराची मोहलिक वबा की लपेट में है, दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया। कराची में दूध फरोशों की जानिब से सरकारी नगनामे की धज्जियां बिखेर दी गईं। 120 रुपये फ़ी लीटर कीमत मुकर्रर होने के बावजूद दूध 140 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त। कराची में जगह जगह पार्किंग, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कराची में 22 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। आज से मगरिबी हवाओं की एंट्री ठंडी हवाओं का सिलसिला रोक देंगी। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। NCOC ने नई हिदायत जारी की हैं। आपको बताएं कि स्कूल बंद रहेंगे या खुले रहेंगे, इसका फ़ैसला नहीं हुआ है और NCOC की जानिब से कहा जा रहा है कि अब जितने भी तालीमी इदारे हैं उसमें कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद इस बात का फ़ैसला किया जाएगा कि स्कूलों को बंद रखना है या खुला रखना है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत कल NCOC का इजलास हुआ, जिसमें वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया और उस इजलास में PSL मैचेस के दौरान शायकीन की तादाद समेत और भी कई मामलात के हवाले से बात हुई। इस हवाले से बात करते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं जावेद इकबाल साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जावेद साहब, कल हमने देखा NCOC का इजलास हुआ लेकिन उसमें कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि स्कूल बंद रहेंगे या खुले रहेंगे और कहा जा रहा है कि जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे, उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारों को खुला रखना है या फिर दोबारा हम वर्चुअल
तालीमी सिस्टम पे शिफ्ट हों? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 1-1.5-2 साल से जो हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, एहतियात कोशिश की जाए ज़्यादा हो और मुहतात रहेंगे तभी हम किसी भी बड़े जैसे सामने हमारे है कोरोना की वबा उससे बच सकेंगे। और अब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की या सिंध गवर्नमेंट की जो एक पेशकदमी है और जो इक़दाम हैं वो काफ़ी तसल्ली बख्श हैं। और देखिए, अब हम बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सही कहते रहे कि पूरा मुल्क नहीं बंद कर सकते फ़ौरन, कि हमारे वो हालात नहीं है, मईशत इतनी बेहतर नहीं है, तो चीज़ों को भी चलाना है, कोरोना के साथ साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसी तरह से कोशिश की जा रही है। और कभी कुछ लोग कहते हैं बंद कर दें, कुछ लोग कहते नहीं रुकें, क्योंकि वैसे तो कई तरक्की याफ्ता ममालिक में चीज़ें ज़्यादा सख्त की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा नरम करके ही चीज़ों को देखा जा रहा है। क्योंकि हमने ज़िंदगी गुजारनी, हम उतनी तरक्की याफ्ता अमीर कौम तो नहीं है कि सारी चीज़ बंद कर देंगे, काफ़ी सालों तक हम रह सकते हैं बगैर मईशत चले। तो हमने अपनी मईशत को देखना है, आम आदमी को देखना है, और जितनी यहाँ पे परेशानी है, माली बहरान है, जितना पाकिस्तान में मईशत जितनी ख़राब चले, तो उस वजह से सिस्टम कारोबारी ज़िंदगी को भी साथ साथ रखना है। तो उसी तरह और से बिल्कुल अगर हम देखें कि तालीमी इदारों का पहले ही इतना हर्ज हो चुका है, जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हमने देखा लास्ट ईयर किस तरह से जो है बच्चों का जो रुझान था वो तालीम से बिल्कुल हट गया था। क्योंकि ज़ाहिर है आप जब ऑनलाइन तालीम लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो उतनी अटेंशन नहीं होती जितना फ़िज़िकली बैठकर आप टीचर के सामने आपका फोकस होता है। तो इस फैसला आप क्या समझते हैं कि अगर केसेस मज़ीद बढ़ते हैं तो इसको बंद करना ठीक रहेगा, या फिर हमें इसी के साथ ज़िंदगी, क्योंकि अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, और इसी के साथ रहते हुए हमें कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज भी ना हो? बिल्कुल, आप ये कह रही हैं कि मेरा भी मशवरा या मेरी एक ज़ाती राय यही है कि चीज़ों को बंद ना करें। हाँ। उसके साथ थोड़ी सी बहुत पाबंदी रखें या थोड़े दिन कुछ दिन कर दें कि और ज़िंदगी को उसी के साथ चलाएं। अब वरना तो हमारी सारी चीज़ें जो है ख़राब होंगी। इस तरह तालीमी नुकसान बहुत हुआ है पिछले दिनों, कुछ महीनों में पढ़ाई नहीं होगी तो यकीनन वो जो चीज़ वो नहीं आ सकती कि कंफर्ट, बिल्कुल आप जोन में नहीं जा सकते जब तक आप तालीम को पीछे छोड़ के तो आगे नहीं बढ़ सकते। तालीम नहीं बल्कि सारे शोबे ही इस वजह से मुश्किलें पड़ जाती हैं, अब सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं। तो उनके साथ ही थोड़ा बहुत एहतियात कराएं। जैसे ये चीज़ अच्छी, अभी मैसेज भी आना शुरू हो गए 2-3 दिन पहले से कि जिन लोगों ने 2 डोज लगवा लिए वो बूस्टर के लिए एबल हैं, वो अहल हैं और लगवाना शुरू करें वो। तो ये अच्छा है, हमारी जो गवर्नमेंट इस तरह से काफ़ी अच्छे इक़दाम कर रही है। डोज की जो उम्र थी, जो हद थी, वो भी कम कर दी गई है। पहले कहा जा रहा था कि जो अफराद 30 साल से ज़्यादा के हैं वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, लेकिन अब इसको कम करके 18 साल कर दिया गया है कि 18 साल से जो ज़्यादा उम्र के अफराद हैं वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। हाँ, लगवा सकते हैं, लेकिन उनको 6 महीना हो चुका हो पहली 2 डोज लगवाने के बाद। और दूसरा है कि जब गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले भी शुरू किया कि बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे हैं तालीमी इदारों में, उनको भी वैक्सीन लगवाने का कहा। वो तालीमी इदारों में सबसे पूछा जा रहा है बाकायदा कि आपके बच्चे ने अगर डोज नहीं लगवाई तो वो उसका फिर स्कूल में एंट्री मुश्किल होगी। तो अब ये भी है कि बच्चे भी वालिदैन लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को, अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो इस तरह ताकि बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन लगवा के और बीमारी से मुकाबला करने के या वबा से मुकाबला करने के काबिल हों। तो ये अच्छी हिकमत अमली है गवर्नमेंट की, इसको हमें सराहना चाहिए। दूसरी का हम तनकीद करते हैं वो ठीक अपनी जगह, लेकिन जहाँ अच्छे काम है वहाँ तारीफ भी कर देनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, जो अच्छे इक़दाम करती है हुकूमत, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी, हमें बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा जावेद साहब, ये भी बताइए कि अब क्योंकि हमने देखा है कि 5वीं लहर है कोरोना की, और ओमिक्रॉन वेरिएंट ऐसा वेरिएंट है जिसकी तस्दीक बच्चों में हो रही है। जितने माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों में भी इसकी तस्दीक हो रही है। तो एक तो हम ज़ाहिर है SOPs हर स्कूल में है कि फ़ॉलो कराई जाएं, लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम है मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन वो स्कूल जो बहुत छोटे छोटे हैं या जिसमें जगह नहीं है, वहाँ पर SOPs को अमल दरामद किस तरह कराया जा सकता है? देखिए, कराया जा रहा है और हुकूमत की सख्ती की वजह से ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं। सख्ती यकीनन करनी भी चाहिए इस हवाले से कि अब दोबारा एक स्कूल्स में जगह ही बहुत कम है, वहाँ पर कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह पॉसिबल नहीं है। अब आप बसों में
या ट्रेन के अंदर, और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ आप कहते हैं कि 3 फीट का फासला होना चाहिए, तो 3-3 फीट का फासला हर जगह मुमकिन नहीं है। पहले तो शुरू में कहा कि 2 मीटर का, यानी तकरीबन 5 से 6 फीट का फासला होना चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है हर जगह 6 फीट का फासला। कहीं हम ऑफिस वगैरह में बैठते हैं, बहुत सारे पब्लिक डीलिंग के ऑफिस ऐसे होते हैं, आप नादरा के ऑफिस के बाहर चले जाएँ, जहाँ शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए लोग खड़े होते हैं, वहाँ तो 1 फीट का ही फासला नहीं होता, क्योंकि स्पेस नहीं होती। तो यकीनन वो 1 फीट का फासला कम से कम होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं होता कई जगह पर, क्योंकि लोग खड़े हुए होते हैं, स्पेस नहीं होता, बैंक के बाहर लाइन लगी होती है। तो ये मेरे नज़र में के बाहर या मॉल्स के बाहर तो एहतियाती एहतियाती तदाबीर ये बेहतर है कि आप मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन लगवा लें, 2 और तीसरी के लिए भी तैयार हो जाएं कि वो अब लगने वाली है। और हुकूमत ने ये किया कि बहुत जगह शुरू में लोग लगवाने से कतरा रहे थे, कुछ लोग जाली वैक्सीनेशन कार्ड बनवा रहे थे, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये भी हो रहा है कि आप जब उनको वाकई इस चीज़ का डर लग रहा है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, अब वो जब जा रहे हैं तो उनका ऑलरेडी जाली बना हुआ है, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लगवाने में। होनी चाहिए उनको प्रॉब्लम, बिल्कुल होनी चाहिए। जो जाली बनवा रहे हैं, जालसाजी कोई किसी अब वो लगवा नहीं पा रहे वैक्सीनेशन वैसे। नहीं, उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए और अच्छी खासी होनी चाहिए कि उनको पता चले कि उन्होंने क्या, और वो बहुत हीरो बन रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं लगवाएंगे, हमें तो ज़रूरत नहीं है। भाई ज़रूरत सबको है। कई लोग इस वजह से कि लगवाए नहीं था, उनको कोई दूसरी बीमारी हुई। मैं खुद इस चीज़ का मैंने ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया कि उनको नुकसान हुआ पहुँचा है। एक जानने वाले का इस वजह से इंतकाल हुआ कि वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाई थी, दूसरी उनको हार्ट अटैक हुआ था, और वो बताया कि दोनों चीज़ें मिल के उनकी जान के लिए ख़तरनाक हो सकती है। कोई भी इंसान ऐसा जो कि पहले से ही बीमार है, हार्ट पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है, तो उस पर बहुत ज़्यादा वर्स्ट इसके अफेक्ट देखने में आते हैं। तो हम यही कहेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं वो फ़ौरन वैक्सीन लगाएं, जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, और मास्क भी ज़रूर पहने, क्योंकि हम अभी देखते हैं जावेद साहब के लोग उस तरह से मास्क नहीं पहन रहे जिस तरह से हमने पहले देखा, जिस तरह से SOPs को फॉलो कर रहे थे। उसी के बाद जो है हुकूमत ने फैसला किया कि इसको सख्ती से सुस्त भी हो जाती है ना लोग, तो अब गवर्नमेंट ने दोबारा से ऑर्डर कर दिया कि अब लाजमी हर जगह घर से बाहर निकलें तो लाजमी मास्क होना चाहिए, उसके बगैर जो है आपका कोई भी काम, और या पुलिस को भी कह दिया और हिदायत कर दी है सिक्योरिटी इदारों को कि मास्क के बगैर किसी को भी देखें तो उनसे पूछगछ करें और उनको कुछ छोटी मोटी कोई सज़ा ज़रूर दें। इस हवाले से आप देखें पाकिस्तान सुपर लीग भी होने वाला 7वां एडिशन है नेशनल स्टेडियम कराची में, और कहा जा रहा है कि अगर ख़तरनाक ज़्यादा हुई है ओमिक्रॉन की लहर तो फिर हो सकता है या तो कराची में हो जाएगा पूरा इवेंट या फिर लाहौर में होगा, जिससे कहा जा रहा है कराची में और सिंध में ज़्यादा है इन दिनों जो है लहर है कोरोना की, तो हो सकता है फिर शायद लाहौर में। तो अभी भी तजब्जुब के शिकार हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है कि क्या करें। ये जो हुकूमत है हमारी फेडरल गवर्नमेंट, वो इस हवाले से अपना एक आखिरी फैसला करेगी। सही। चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की जाने बात करेंगे। एक तरफ हम के मुल्क, पूरा मुल्क जो है इस वक्त एक मुहलिक वबा की लपेट में है, तो दूसरी तरफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, यानी अब बीमार होना भी एक मसला बन गया है। और आपको बताएं कि ब्लड प्रेशर की दवा से लेकर जान बचाने वाली अद्वियात हों और या फिर स्टमक यानी मैदे की अद्वियात हों, सारी अद्वियात में जो है 100% का इजाफा किया गया है। और एक पैनाडोल की अगर हम बात कर लें जो कि हर घर में होती है, 15-20 रुपए का उसका एक पत्ता आता था, वो भी अब 40 रुपए का हो गया है। इस हवाले से बात करते हैं जी जावेद साहब, क्या एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमें कोरोना का भी सामना है, हमें डेंगू का भी सामना होता है, वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, उस दौर में अद्वियात का बढ़ जाना। मुझे एक शायर का शेर बड़ा खूब याद आता है इसमें मौका पर कि मर्ज़ बढ़ता गया जब जब दवा की। तो दवा करने पे जो है मर्ज़ इस तरह बढ़ रहा है कि महंगाई इतनी है, ख़रीदना दवा का इलाज कराना इतना मुश्किल हो गया है कि, और इसमें वाकई में हमारी हुकूमत भले पिछली हो और मौजूदा तो ख़ास तौर पर ज़्यादा ज़िम्मेदार है कि अद्वियात की कीमत मुसलसल तेज़ी से बढ़ रही है, और उसे कंट्रोल करने के लिए, काबू में रखने के लिए हुकूमत लगता है अपनी जो तमाम जो इक़दाम हैं उसमें नाकाम रही है। कि जितनी इस 3-3.5 साल में कीमतें तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई हैं, सिर्फ अद्वियात नहीं दूसरी चीज़ों में भी, तो वो बड़ा जो एक बीमार और जो लोग हॉस्पिटल जिनका जाना पड़ता है कुछ छोटे मोटे मर्ज़ की वजह से भी, तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो आपने ख़ुद बताया पैनाडोल से लेकर तमाम अद्वियात जो हैं महंगी की जा रही हैं, मुस्तकिल महंगा उनका होना,
हो रहा है। लेकिन लगता है हुकूमत जो है महंगाई करने वालों को रोकने में नाकाम है, महंगाई को रोकने में नाकाम है, और बस दावे हो रहे हैं कि हम करेंगे। और कभी तो ऐसा भी बयान आता है हुकूमत के वज़रा की जानिब से, महंगाई जो चीज़ों की कीमत इसलिए बढ़ाई गई है कि महंगाई रोकने के लिए चीज़ों की कीमत बढ़ा रहे हैं आप, महंगाई रोकने के लिए। आपको याद है 1-1.5 साल पहले जब पेट्रोल की कीमत 75 रुपये थी तो 75 रुपये से अचानक 100 रुपये कर दी गई और बोला ये गया कि देखें ये आवाम की भलाई के लिए किया गया। तो यानी इस तरह के बयान जब आएँ तो सब लोग परेशान और हक्का बक्का रह जाते हैं कि किस तरह के बयान तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट तो बस अब क्या बोलें। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो पैसों की जो मिल रही है वो भी अब 100 गुना बढ़ा दी गई है, मतलब कि इजाफा भी होता है, 10% होता है, 15% होता है। वो कहते हैं लोग सैलरी में इजाफा होता है कि कछुए की चाल की तरह महंगाई में और एक इस तरह सैलरी में वो कछुए की चाल की तरह भी नहीं हो रहा है वह इजाफा, इनफैक्ट डिडक्शन हो गई है लोगों की सैलरी। हाँ, कई इदारों में हुई है, खासकर कुछ इदारों में तो ज़्यादा हुई है, लेकिन सरकार के लोग हैं वो तो सुकून से रहते हैं। चले उनके साल में 10% तो बढ़ती है। लेकिन मीडिया की अगर आप बात करें तो उसमें बड़ी लोगों की जो हमारे कैमरामैन्स हैं, हमारे जो पूरा स्टाफ है, इवन एंकर्स, तो उनकी सैलरी में भी डिडक्शन हुई है। बिल्कुल आप सच कह रही हैं, लेकिन ज़्यादा कह नहीं सकते इस बारे में मज़ीद। चलें, सही है। तो अभी क्या देखते हैं जावेद साहब कि महंगाई का तूफ़ान आगे और बढ़ता जा रहा है या कहीं कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को, किसी तरह का कुछ ऐसी चीज़ें अब होने जा रही हैं? आप किसी को भी फ़ोन करें तो आपको एक मैसेज सुनने को मिलता है कि अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये से कम है तो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए आपको 1000 रुपये की राशन कार्ड में डिस्काउंट मिलेगा, इस तरह से कुछ होगा। यानी एक तो पहले मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ अपने पैसे से, मेरा वक्त, पहले मैं उसको मैसेज सुनूँ, भाई मुझे क्यों सुनाया जा रहा है मैसेज, मेरा वक्त, आपको जो काम करना है कर दें खामोशी से। आप अब देखिए हुकूमत कभी इतने ज़्यादा अपने छोटे से काम की पब्लिसिटी पे इतने ज़्यादा उस पे पैसा इश्तिहार की मद में खर्च कर देती, वही पैसा हकीकी तौर पे किसी पे लगा दिया है। लेकिन जो 1000 रुपये, 1000 रुपये से तो मेरे ख्याल है एक दिन का अगर खाना देख लें 3 टाइम का तो वो भी नहीं आता है, नहीं आता है। तो क्या रिलीफ ये, लेकिन उन्होंने अपनी पब्लिसिटी करनी कि हुकूमत ने 1000 रुपये आपको देने का ऐलान कर दिया है, 50,000 रुपये से तनख्वाह इसकी कम है, तो भाई वही काम आप खामोशी से कर दो, बजाय कि पूरे 22 करोड़ आवाम को एक मैसेज सुनाते हैं आप रोज़ाना। और जब भी फ़ोन करें आपको मैसेज पहले सुनने को मिलेगा, उससे पहले वो खैर कोरोना का तो मैसेज ज़रूरी था, लेकिन ये एहसास प्रोग्राम का मैसेज सबके लिए, काफ़ी लोग दोस्त से आ रहे हैं वो इस पर नाराज़ नजर आते हैं, शिकवा करते हैं, यार हमें तो नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, 1000 रुपये नहीं चाहिए, ऐसे जो इतने ज़्यादा अजियतनाक तरीके से मिले वो भी मिलेगा तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पब्लिसिटी पूरी करनी है। जैसे कहते हैं ना कंपनी की मशहूरी के लिए, तो वो पूरा काम कर रही है हुकूमत, हर छोटे छोटे काम की तशहीर ज़रूर ऐसे करेगी कि जैसे बड़ा काम हो रहा है, लेकिन जो असल में जो काम किया गया उससे ज़्यादा पैसा वो इश्तिहार पर लगा देते हैं। बिल्कुल। और आपको बताएं कि अद्वियात की बात करें, किस तरह अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। दर्द कम करने वाला एक इंजेक्शन जो पेन रिलीवर जिसको कहते हैं, वो आपको बताएं कि 29 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये का कर दिया गया है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ब्लड प्रेशर, शुगर और स्टमक रिलेटेड जो दवाएं हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो महंगी कर दी गई हैं। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अगर इस दौर में जो कि कोविड का दौर है उसमें अगर बीमार हो जाता है तो वो किस तरह से अपना इलाज करे, बड़े ही हमने इसमें देखा कोविड के दौर में 2 सालों में हमने बड़े ऐसे लोग थे जो कि हमने प्यारों को अपने जाते हुए देखा, तो एक बड़ी तकलीफ़नाक और दर्दनाक बात है। और ऐसी सूरत हाल में महंगाई का तो तूफ़ान है, लेकिन अद्वियात का बढ़ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर दवाएं नहीं मिलती हैं किसी को और किसी की मौत वाक़ई हो जाती है तो क्या कहेंगे, कौन इसका ज़िम्मेदार होगा? हुकूमत है, और कौन है? जब हुकूमत अपने इदारों को कंट्रोल करने में नाकाम है, ख़ासकर जिनका उस पर असर रसूख है, और हुकूमत नहीं करेगी कंट्रोल तो कौन करेगा? आम आदमी तो नहीं कर सकता ना, हुकूमत ही ज़िम्मेदार है कि सब चीज़ों पे कंट्रोल आपका है, भले वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ज़रिए उसके मातहत इदारे हैं, प्राइवेट हों या सरकारी हों, सबको आपने नज़र रखना है, आपने उनको कंट्रोल करना है कि वो बेलगाम ना हो। कीमतें कैसे बढ़ रही होती हैं मेरी समझ से बाहर है कि अगर हुकूमत सही से काम करे तो कीमत नहीं बढ़ सकेगी कभी। उनको बिल्कुल बहस करे उनसे कि कैसे आप कीमत बढ़ा रहे होते हैं और क्या यानी क्या रीज़न दे रहे हैं कीमत इतनी बढ़ाने के लिए। तो अब वो भी शायद कुछ लोग तो ये रीज़न देते होंगे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये लेकिन कॉस्ट अगर लेकिन जो आपके यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं दवाएँ उसकी कीमतें भी बढ़ा रहे हैं। एक तो चलो इम्पोर्टेड दवाएं हैं वो आप कह सकते हैं कि
महंगी हो गई ओवरऑल, अगर महंगाई हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन जो लोकल प्रोड्यूस हो रही है उस पर भी महंगाई आप कर रहे हैं। आप बाकी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर लें तो जिना हॉस्पिटल, वहाँ पर एक तो अद्वियात नहीं मौजूद होती, कुछ सिलेक्टिव दवाएं हैं जो कि मिल जाती हैं, बाकी ख़रीदनी पड़ती हैं लाइनों में, और जो मुफ्त भी मिल रही होती हैं वो भी लाइनें लगानी पड़ती हैं उसके लिए, कई कई घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं। मुश्किल मरहला है जिसको से गुजरने के बाद वहाँ पे इलाज होता है मुफ्त, कहीं भले ठीक है बहुत सारे सरकारी अस्पताल फिर भी अभी भी आवाम के लिए एक सुकून का बायस है कि वहाँ उनका कम पैसों में बहुत सस्ते में इलाज हो जाता है, छोटे या बड़े ऑपरेशन वगैरह दूसरी चीज़ें। लेकिन प्राइवेट में तो जाना बिल्कुल ही बहुत मुश्किल होता है, वहाँ हर चीज़ रैपिड हो जाती है, फौरी तौर पर हो जाता है। सरकारी में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि रश बहुत होता है। तो लेकिन अद्वियात जो हैं बहुत जगह एक्सरे की जो शीट होती है वो भी दस्तयाब नहीं होती, आप कहते हैं बाहर से आप ले आएँ दवाई लें, इंजेक्शन लें। यही बात करें ना जावेद साहब के प्राइवेट इदारों में जब जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर तो आपके टेस्ट भी जल्दी होते हैं क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं। तो ये तो हुकूमत स्टेट की नाकामी है ना कि जब कहते हैं हम कि हेल्थ पे करोड़ों रुपए का बजट लगाया जाता है, मुख्तस किया जाता है, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं, क्यों काम नहीं होता उस पर? करप्शन की नज़र हो जाते हैं। करप्शन की नज़र ही है। अभी आपने सुना होगा मलीर में पिछले दिनों एक हॉस्पिटल की कितनी सारी अद्वियात जो हैं वो पकड़ी गई, वो कहीं और कोई बेची जा रही थी। तो इस तरह से हर जगह सिस्टम ख़राब है और मुझे लगता है बिगाड़ इतना आ गया है अभी हर शोबे में कि सुधार आना बहुत मुश्किल लग रहा है। देर से आएगा, लेकिन अगर हम भी अभी तक भी सुधार की तरफ जा नहीं रहे, उस तरह तेज़ी से इतना काम करना, हंगामी बुनियादों पर, जंगी बुनियादों पर आपको चीज़ें ठीक करने के लिए इक़दाम करने होंगे, वो हम कर नहीं रहे। तो हम अभी भी रिवायती तौर पे काम कर रहे हैं, जैसे चलो हो जाएगा कर रहे हैं, जैसे कमेटी बना दी, ये कर दिया, कमीशन बना दिया। कमीशन बनाया नहीं आता, कमीशन वो कहते हैं ना कमीशन ले लिया गया, तो कमीशन बनाने के नाम पे कमीशन ले लिया था। आपको याद है पिछले दिनों जब चीनी महंगी हुई, चीनी जब ये गवर्नमेंट आई थी तो 50 रुपये तकरीबन 52 रुपये किलो थी, अब वो 100 क्रॉस कर चुकी, उसकी सेंचुरी हो चुकी है। यानी पिछले दिनों मिड सेंचुरी पे थी तो अभी सेंचुरी पूरी हो चुकी, लेकिन डबल हो गई चीनी की कीमत। कौन था? चीनी तो यहीं से प्रोड्यूस होती है, हमारे यहाँ अपने कोई बाहर से तो नहीं आती चीनी। और जितना पाकिस्तान हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, ज़राअत में पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है, उसके बावजूद हमारी अपनी चीज़ें, आटा, चीनी, दाल वगैरह जो इतनी महंगी हुई है, ये सब हमारे अपने लोगों ने किया है, अपनों ने ही इस मुल्क का जो है यहाँ तक हाल पहुँचा दिया। बिल्कुल आपने सही कहा। और कराची के जो मसाइल की अगर हम बात करते हैं तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। पार्किंग माफिया की बात करें तो वो भी बेकाबू होता नज़र आता है और अपनी मनमानी कीमत क्या फ़ीस लेते हैं, ऐसे नहीं, इसको भत्ता खोरी कहेंगे। इस हवाले से बात करेंगे डिटेल में, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। बात करेंगे पार्किंग माफिया के हवाले से, जो कि पार्किंग माफिया का हम देखते हैं कराची में एक राज सा बन गया है। अपनी मनमानी जो है वो फ़ीसें वसूल करते हैं, भत्ता खोरी इसको हम कह सकते हैं, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने जो है पार्किंग फ़ीस वसूल करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से बात करते हैं जी जावेद इकबाल साहब। देखते हैं हम पार्किंग माफिया, हर चीज़ माफिया है, हर जगह एक माफिया हाँ, मौजूद है। हर जगह एक माफिया है। हम देखें पिछले दिनों जब वसीम अख्तर मेयर थे कराची के, उन्होंने एक बात बताई थी कि हमारी तरफ से सरकारी जो फीस है बाइक की 5 रुपये और कार की 20 रुपये, जो पार्किंग की सरकारी फ़ीस थी केएमसी की तरफ से। लेकिन ये जो पार्किंग माफिया के लोग, जो भले केएमसी के भी थे, वो केएमसी का एक नाम लगा के कैप पहन के खड़े होते हैं अक्सर, कहीं कहीं ये होते ही नहीं केएमसी के लोग, कहीं कहीं प्राइवेट होते हैं। और वो लोग भी जो केएमसी के भी थे वो 20 रुपये बाइक के ले रहे थे 5 की जगह, और कार से ले रहे थे 50 रुपये, जो 20 रुपये यानी 5 की जगह 20 और 20 की जगह 50 रुपये ले रहे थे वो। केएमसी का कैप लगा के वो ले रहे थे। अच्छा। फिर उसके बाद आपको, और आपने भी 10 जगह सामना किया होगा, कहीं आप कार पार्क करने जाएं, कहीं लोग बाइक पार्क करने जाते हैं, तो उनसे कुछ लोग वो खड़े होते हैं जो कोई रसीद नहीं देते आपको, बस वो कहते हैं पैसे दे दें, और आप जब रसीद मांगते हैं, नहीं रसीद की कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ खड़े हैं, पार्किंग आपकी महफूज है, सेफ़ है, इस तरह से आपको जवाब देते हैं। अच्छा, फिर उन्हीं जगह पे कुछ बेचारों को पार्किंग कहीं नहीं मिलती, तो जैसे मुख्तलिफ काम करने वाले होते हैं, बाइक मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोग होते हैं, उनकी बाइकें उड़ जाती हैं, किसी कार उड़ जाती है, तो कम से कम 400 से 500 रुपये देना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस वाले धड़ाधड़ बाइकें ऐसे उठा रहे होते हैं कि जैसे उनको सवाब मिलता है इस काम से, क्योंकि उनका पैसा बना हुआ होता है। एक गाड़ी होती है वो सिंध पुलिस
की ही है, और ट्रैफिक पुलिस को अंडर देके प्राइवेट लोगों को मुख्तलिफ प्राइवेट सरकार मिल के गठजोड़ है ये पूरा, जो ये तेज़ी से काम करते हैं कि बाइकें उठाना है, कारें उठानी है और जाके फ़ौरन किसी भी करीब ट्रैफिक सेक्शन में डाल देनी है। वहाँ आप जाएं और आपको थोड़ा बेइज्जत भी होना पड़ेगा वहाँ पे। जो आप बोले यार आप उठा के ले आए वो तो सही जगह, तो कह नहीं वो नो पार्किंग था। अच्छा फिर आप उनको कहेंगे कोई हमारे पास पैसे नहीं, बाइक वाले अक्सर देखें बाइक चला वही रहा है जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है। आप वो अगर कोई थोड़ी सी शॉपिंग करने आए अपनी बीवी बच्चे के साथ, आपने उसकी बाइक उठा कर लेकर उसको जो 200-400 बचाने के लिए एक मिडिल क्लास के शॉपिंग एरिया में आपने 400-500 का रगड़ा लगा दिया उसको। नहीं, ज़रा भी एहसास नहीं है गवर्नमेंट के लोगों को। पार्किंग एरियाज हैं वो गैर कानूनी, उस पर जो तजावुजात हैं, ठेले हैं वो लगा दिए गए हैं। जहाँ पार्किंग का एरिया नहीं है, जो लोग के चलने की जगह है, सर्विस रोड है, वहाँ पर लोग पार्किंग कर देते हैं, फुटपाथ पे पार्किंग हो जाती है। अब पुलिस ने बिल्कुल सीधी सी बात है, हर आदमी कराची का जानता है कि पुलिस ने जगह जगह बेची हुई थोड़े छोटे 100-100 गज के टुकड़े बेचे हुए हैं शहर के मसरूफ इलाकों में, जो कमर्शियल एरिया है, गुरुमंदिर से लेकर टावर तक, शार फैसल भी बहुत जगह है जहाँ इन्होंने 100-100 गज के टुकड़े बेचे हुए। शाम को उनका एक बंदा आता है जो बीटर होता है, जो पुलिस का मुलाजिम नहीं होता लेकिन पुलिस से वो कॉपरेट करता है कि पुलिस को वहाँ से हर जगह से रोज़ाना एक रोमिया जो वो कलेक्शन लेके देता है। और मुझे एक साहब ने बताया कि गुरुमंदिर से लेकर टावर तक जो है रोज़ाना कोई 18 करोड़ रुपए की सिर्फ पार्किंग की मद में जो है सिंध पुलिस गैर कानूनी तौर पे जमा कर रही है। और ये बिल्कुल ढकी छुपी बात नहीं। हर आदमी, आप जाएं मोबाइल मार्केट में, वहाँ आपको रसीद नहीं मिलेगी पार्किंग की, लेकिन आप पार्किंग में जाएगी। अच्छा किस बात की आप पार्किंग पैसे आपको देने पड़ेंगे, पैसे आपको 20 रुपए बाइक के, 50 रुपए कार के आपको देने ही पड़ेंगे। भले वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हो या ना लगाओ, आपको पैसे देने, और रसीद आपको नहीं मिलेगी। वो कहेंगे आपकी गाड़ी सेफ है। सेफ रहती है क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत से मुराद ये कि वो उनका वहाँ पे उनको ऊपर का भी वो है आशीर्वाद है, सपोर्ट है, क्योंकि ये कलेक्शन होती है वो इसी बात की होती है कि आप बस अपना काम करो, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। तो वो केएमसी के अंडर में भी बहुत जगह ये लोग नहीं होते। वो केएमसी को सरकार कोई पैसे नहीं जा रहे होते, ये पैसे बस नज़र होते हैं कि करप्शन के, हम इसको करप्शन ही कहेंगे, बदमाशी। अभी सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा हुक्म दिया कल कि ये बेइज्जत भी करते हैं लोगों को, और पार्किंग के नाम पे जो आपने बात बोली कि भत्ता वसूल करते हैं। बहुत जगह सरकारी तौर पे ही भत्ता लिया जा रहा है, लेकिन कोई इसकी रोक टोक नहीं। अब आदमी जो एक फैमिली के साथ आया, एक आम आदमी, वो क्या बोले 20 रुपये के लिए कितनी बार झगड़ा करे। 50 रुपये के लिए आप कार पे आए तो आप बोलते हैं चलो दे दो 50 रुपये, वरना ये मैंने गाड़ी खड़ी की और ये बाद में इसने हवा निकाल दिया, कोई एक कील चिबो दी कार को या बाइक के टायर को, तो आप कहाँ फिर ख्वार होते फिरेंगे। तो ये परेशानी, मजीद परेशानी से बचने के लिए वो 20 या 50 रुपये दे देता आम शहरी, और इनकी झंझट से बचने के लिए, इनकी यानी इनसे सामना ना हो, इनको और हमें भुगतना ना पड़े, क्योंकि वो मिले हुए और वो उनको यकीनन ट्रैफिक पुलिस की सपोर्ट है। ट्रैफिक पुलिस, अब देखिए ना कैसे आप एक आम ट्रैफिक वाली जगह पे बहुत शदीद ट्रैफिक जाम वहाँ पर होता है, लेकिन पार्किंग वहाँ पे हो रही होती है। आप देखें इनकी वजह से कि ये चाहते हैं वहाँ पार्किंग हो, और ये सब मिले हुए और मिल के ही कहते हैं सब मिल के। जावेद साहब, इसका हल क्या हो सकता है? हम हमेशा बात करते हैं, उसमें यही होता है कि पुलिस इसके पीछे है, पुलिस की मिले बगैर ये काम नहीं हो सकता, चाहे वो गैर कानूनी तजावुजात हो, पार्किंग के एरियाज हो, जितने भी गैर कानूनी काम है, तो इसको रोका कैसे जा? कारोबारी इलाके हैं, दफातर वाले इलाके हैं, जो शॉपिंग एरिया है, अब जैसे एम्प्रेस मार्केट के आपने चारों तरफ जो तजावजात थी, ख़त्म की दुकानें गैर कानूनी थी, वो तोड़ दी। अब आपको चाहिए था कि वहाँ पे एक पार्किंग प्लाजा था लेकिन थोड़ा सा दूर है, तो आपको चाहिए था कि एम्प्रेस मार्केट के आसपास या उसके अंडरग्राउंड वहाँ पे जो है वो पार्किंग 2-3 फ्लोर पे बनाते, बेसमेंट पे। आपने वो काम नहीं किया। सरकार जो काम कर सकती है वो भी नहीं किया। आपको मैं बताऊँ, एक और बात बताऊँ कि $10 करोड़ बरतानवी हुकूमत ने दिए आज से 6-7 साल पहले सिंध गवर्नमेंट को, कि ये पूरा एम्प्रेस मार्केट और अतराफ के इलाके जो पाकिस्तान चौक तक है, वहाँ पे सारी जगह आप उसको साफ करें, आप उसको ब्यूटिफिकेशन कर दें, क्योंकि ये हमारा दिल था जब हम कराची पे पाकिस्तान में हुकूमत करते थे। बरतानवी जो अंग्रेज़ों का दौर था, तो ये बड़ा साफ़ सुथरा इलाका था। एम्प्रेस मार्केट के आसपास जितने इलाके देखिए खुली खुली सड़कें थी। अब हमने उनको क्या किया, बुरा कर दिया। $10 करोड़ मिले तो हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसने क्या किया, सिर्फ सड़कें बना दी, सीवरेज का सिस्टम भी ऐसा डाला जो आए दिन, उससे पहले वाला सिस्टम अच्छा था जो इन्होंने खुद डाला, क्योंकि करप्शन से इनके हर काम में करप्शन भी होता है। तो पार्किंग नहीं बनाया वहाँ पर उन्होंने, एक पार्किंग की जगह नहीं बनाई, एक अंडरपास, एक फ्लाईओवर वहाँ पे नहीं बनाया उन्होंने। जो कर सकते थे उन पैसों से थोड़ा सा अपना पैसा लगा लेते, एक काम मुस्तकिल हो जाता है, इससे लोगों को आसानी होती। अभी भी आप एम्प्रेस मार्केट के आसपास कहीं कुछ खरीदने जाएं तो आप सोचते रहेंगे आपको गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे।
भाई कोई आया है खरीदने तो गाड़ी तो पार्क करेगा ना, वो गाड़ी घर पे तो छोड़ के नहीं आएगा। बनाई जाते, अगर आप बिल्डिंग्स को भी देख लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उसके अंदर आप अंडरग्राउंड अब आपको जरूरत नहीं थी इम्प्रेस मार्केट के सामने बिला वजह की घास लगाने की। आप जहांगीर पार्क उसके सामने इतना बड़ा पार्क, जिसने जाना है पार्क में थोड़ा बच्चों के साथ बैठना है, थोड़ा अच्छा 1-2 घंटे खुली फिजा में सांस लेनी, तो वहाँ जा सकता है। आपने इम्प्रेस मार्केट के पास या तो अंडरग्राउंड वहाँ बना देते हो आप 2-3 फ्लोर की पार्किंग, ताकि लोगों को आसानी हो। तो इम्प्रेस मार्केट के पास बहुत मसरूफ जगह है, वहाँ दुकानें ही दुकानें, कारोबारी इलाका है, आपने नहीं बनाया। फिर आप दूसरे का तो आप ये कहते हैं हमारे पास स्पेस नहीं है, वो तो स्पेस थी आपके पास। जो काम कर सकते हैं वो भी नहीं करते, बस बिला वजह के काम और दिखावे के झूठी नमूदो नुमाइश करते हैं। यानी फ़ायदा क्या हुआ उसका, अमली तौर पे हमें क्या फ़ायदा हुआ? दुकानें सारी तोड़ दी गई इम्प्रेस मार्केट के, ठीक है, तो आपने वहाँ सड़क बंद कर दी। इम्प्रेस मार्केट के सामने से सड़क एक कैंट स्टेशन जाती है, आपको सड़कें बंद नहीं करनी, आपको जगह जगह सड़कें खोलनी है। अच्छा, फिर आप एक और देखें, जो सिंध सिगरेट के पास पीपल्स स्क्वायर बनाया गया, वहाँ पीपल्स स्क्वायर अंडरग्राउंड 2 फ्लोर की पार्किंग, बहुत अच्छा काम किया। सिंध सिगरेट की सारी गाड़ियाँ वहाँ पार्क होती है, आम आदमी पार्क करता है, लेकिन आपने वहाँ 2 की सड़कें बंद कर दी। एक जंग अखबार से एक बंस रोड को जा रही है, और जो सिंध सिगरेट से एक SM लॉ कॉलेज की तरफ, आपने सड़कें ऊपर की अगर बंद कर दी तो आपको अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का मकसद तो फौत हो गया ना। क्या कर रहे हैं आप? ऊपर की सड़कें खुली रखनी है तो अंडरग्राउंड पार्किंग का फायदा होता है। अगर मैंने अंडरपास बनाया, ऊपर की सड़क भी बंद कर दी, तो मैंने किसको फायदा पहुंचाया इस चीज़ से? बिल्कुल, प्लानिंग का फुकदान है, प्लानिंग का फुकदान है, जो भी स्ट्रक्चरल फॉल्ट भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, पार्किंग एरियाज़ को ध्यान में नहीं रहा। और यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी पर बनती है कि जो नॉन पार्किंग एरियाज़ हैं या जो सर्विस रोड्स हैं, कम से कम उसको वहाँ पर गाड़ी या अपनी बाइक मत पार्क किया करें, क्योंकि वहाँ उस आपकी वजह से जो दूसरे शहरी हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब, बात करेंगे दूध के हवाले से, दूध की कीमतों के हवाले से। शहर में दूध फरोशों की अपनी मनमानी चल रही है। सरकारी नर्क की धज्जियां उन लोगों ने बिखेर दी हैं। दूध की जो सरकारी नर्क की जो अगर कीमत की बात की जाए तो दूध की जो कीमत है वो 120 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है, लेकिन कहीं पर भी 120 रुपये का जो दूध है वो फ़रोख्त नहीं हो रहा है, बल्कि 140 रुपये फ़ी लीटर जो है वो दूध फ़रोख्त हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे? ये सिर्फ दूध की ही नहीं, अगर बाकी भी आप सरकारी नर्क जो रेट लिस्ट आती है, कोई भी चीज़ उस कीमत पे फ़रोख्त नहीं होती है कराची में। देखिए, कीमत को कंट्रोल करना डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मजिस्ट्रेट और कमिश्नर का काम है शहर में, जो डिवीज़न लेवल पे एक है सिस्टम है। मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यही लोग होते हैं, लेकिन जिस जगह का जिनका जो काम है वो कर नहीं रहे ना। अब कीमत पिछले दिनों जब 94 रुपये कीमत थी तो दूध 120 रुपये बिकता रहा। अब जब 120 रुपये की दूध की कीमत मुकर्रर की सरकारी सतह पर कमिश्नर कराची ने, जो हर दुकान का एक रेट और बाकायदा अखबार में छपता है, अब दूध 140 रुपये बिक रहा है, ठीक है, फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा, इनका जो काम है चीज़ों को कंट्रोल करना, वो नहीं कर रहे। ये कभी कभार कोई सरकार आप कहें कि सोशल एक्टिविटी करवा रहे होते हैं, कभी मैराथन करवाते हो। अभी 22 तारीख को यहाँ कराची में फिर मैराथन है, तीसरे साल लगातार। अच्छा, ठीक है, करवाएं आप, लेकिन जो आपका अपना काम है, जो बेसिक आपका काम है बुनियादी, वो तो करें, कीमत को कंट्रोल करें। अच्छा, आपने पिछले दिनों सुना, मैं कमिश्नर कराची की बात बताता हूँ, इन्होंने कराची को ब्यूटिफिकेशन करने का बड़ा दावा किया कि हमने कर दिया, लेकिन इनका कराची पता है कहाँ शुरू होता है? जहाँ एयरपोर्ट शारा फैसल से लेकर मेट्रोपोल या PIDC तक, ये इनका कराची यहाँ से यहाँ तक खत्म। उसके अलावा शहर की सारी सड़कें ख़राब हैं, वो नहीं देखने जाते क्योंकि इनको फिक्र ही नहीं है। अच्छा, फिर आपने देखा मेट्रोपोल पे एक बना है स्ट्रीट लाइब्रेरी के नाम पे, एक छोटी लाइब्रेरी, बड़ा लोगों ने, मीडिया ने उसको कवर किया, लेकिन आपको शायद याद हो, हमने कभी भी किसी लाइब्रेरी में, आज से पहले भी 20 साल 30 साल पहले भी सुनते रहे, लाइब्रेरी में सुकून होना चाहिए, लाइब्रेरी में खामोशी होनी चाहिए। लाइब्रेरी में हमने देखा है 10 बार कि आप शोर करेंगे तो लोगों का जो वो एक अटेंशन है वो डिस्टर्ब होते हैं। वो आप कैसे स्ट्रीट पर लाइब्रेरी बना रहे हैं? वहाँ शोर नहीं होता गाड़ियों का, स्ट्रीट पर हम किताब भी कोई पढ़ सकते हैं। आपने यानी वही जो मैं बात करता हूँ हमेशा, झूठी नमोदो नुमाइश, ढोंग वाले काम, और ऐसे कि बस। अच्छा, किसी भी मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया कि रोड पे नहीं होती लाइब्रेरी, मैं किताब नहीं पढ़ सकता। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है कि सुकून की जगह हो, आप इंडोर में आप पढ़ेंगे, खामोशी होगी वहाँ पे। आप कैसे आपने स्ट्रीट पे लाइब्रेरी बना दी, और उसको आपने इतनी पब्लिसिटी भी हासिल की, आपने बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी बना दी। वहाँ तो मुस्तकिल आपका सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है। वो लाइब्रेरी का तस्वुर ही नहीं है कि आप शोर वाली जगह पे, रोड पे आप बैठ के लाइब्रेरी आप बना रहे हैं। ये इस तरह के काम कर रहे हैं सारी। तो शारा फैसल जो पहली खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ से सारे खलीफे गुजरते हैं, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर, CM और जितने वज़रा, एयरपोर्ट से लेकर गवर्नर हाउस,
और सीएम हाउस और सारे मेन सब लोग यहीं से गुजरते हैं। तो इस रोड को खूबसूरत शुरू से हो रहा है, इसमें आपने थोड़ा 2 पौधे और लगा दिए तो आपने कहा देखिए मैंने और अच्छा कर दिया। भाई कराची ये नहीं, कराची मारीपुर से गुलशन हदीद तक है, कराची मेहमान से लेकर इब्राहिम हैदरी तक है, कराची टावर केमाड़ी से लेकर जो है आपका टूल प्लाजा तक है। तो कराची पूरा है, कराची सिर्फ शारे फैसल नहीं है। या हमेशा कराची को शारे फैसल को खूबसूरत करके कहते हैं हमने खूबसूरत कर दिया, 2-4 फूल लगा के कहते हैं हमने खूबसूरत कर दिया। फूल की नहीं, हमें सड़कें ठीक करके दो, हमें जो आपका बुनियादी काम है वो करो। आप कीमतों को कंट्रोल करो। अब दूध वाले को पकड़ नहीं सकते, वहाँ इनका जोर चलता नहीं है। किसी को एक आख को पकड़ लिया, फिर अखबार में मीडिया वालों को दिखा कवरेज करा दी, बोले देखिए हम कितना काम कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आती, मॉनिटरिंग कहीं नज़र नहीं आती। सब लोग जो चाहे वो दूध फरोख्त हों या सब्ज़ी वाले हों या फ्रूट वाले हों, सब अपनी मनमानी रेट पर सरकारी नर्क दिए जाते हैं, उन पर नहीं चीज़ें फ़रोख्त होती हैं और उसका उसकी जो परेशानी का जो सामना होता है वो आवाम को ही होता है और आवाम ही भुगतती है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मज़ीद बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, कुछ और मौज़ूआत को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको सिटी एट 10 में खुश आमदीद करते हैं। चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कराची में कोरोना वायरस की जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से के साथ बढ़ रहे हैं। कल इसकी शरह 30% थी और आज कोरोना वायरस के पॉजिटिव आने की जो शरह है वो 38% तक पहुँच गई है। और कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ हिदायत भी जारी की गई हैं, जिनमें से ये एक है कि शादी हॉल्स में जो है वो खाना अब डब्बों में दिया जाएगा और शादी हॉल्स की जो तकरीबात हैं उसमें आने जाने वाले लोगों के लिए समाजी फासला बरकरार रखने की पाबंदी भी ज़रूरी कर दी गई है और मास्क पहनना ये भी लाजमी करार दिया है। इसके अलावा आपको बताएं कि शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और अवामी इज्तिमात बंद होंगे या नहीं, इस हवाले से फ़ैसला आज NCOC के इजलास में किया जाएगा। हमें ज्वाइन किया है शारिक मेमन साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के। उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शारिक मेमन साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शारिक मेमन साहब बताइएगा, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस में एकदम से इजाफा हुआ है, उसके बाद सिंध हुकूमत ने कुछ हिदायत जारी की गई हैं जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अब जो खाना है वो शादी हॉल्स में डब्बों में दिया जाएगा और समाजी फासला बरकरार रखना तो लाजमी है। और एक और बात कही जा रही है कि तमाम आने जाने वाले जो लोग होंगे वो बार कोड स्कैन करके ही अंदर जा सकेंगे और जिनके पास मतलब सर्टिफिकेट होगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा, जो वैक्सीनेटेड होंगे वही लोग अलाउ होंगे। देखिए सबसे पहले तो एक बात ये मैं आपको बताता चलूँ वादे के, देखें इसमें साहब की एक हिदायत है। हाँ। अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि डब्बों में खाना दिया जाएगा। अच्छा। सेकेंडली जो भी SOPs मैंडेटरी हैं वो तो शुरू से यही है कि मास्क पहनना लाजम है और समाजी फासला लाजम है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और साथ ही साथ जो है आपने वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर किसी भी शादी हॉल में एंट्री नहीं होगी। अलबत्ता इसके जो आप बार कोड का कहा कि बार कोड की अभी तक कोई एप्लीकेशन मुतारिक नहीं कराई गई है। हाँ। कि उसको स्कैन करके लाया जाए। हाँ। सिर्फ एक हमारे बंदे होते हैं, वेटर्स स्टाफ जो होता है वो उनको चेक करके और फिर हम शादी हॉल में इजाजत देता है। सही। तो आप क्या कहेंगे, आपको लगता है कि अभी कोई फ़ैसला तो नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि NCOC का इजलास होगा, उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि शादी हॉल्स को बंद रखना है? क्योंकि पहले भी हमने देखा जब कोरोना की पहली, दूसरी या तीसरी लहर आई तो शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया, जिसके बाद शादी हॉल्स मालिकान का काफ़ी एहतजाज भी रहा, इस हवाले से उनको नुकसान का सामना भी करना पड़ा। तो आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह देखते हैं आप, क्या फ़ैसला होगा? मैं हुकूमत से बार बार एक ही इल्तिजा करता हूँ कि देखें हमारा अभी जो क्राइसिस था अब हम उससे अब बाहर आने लगे हैं जी। तो लिहाजा ये कि 5वीं लहर, 6ठी लहर, 8वीं लहर ये सब आनी है। हाँ। इस कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना भी साथ साथ है जी। तो मैं हुकूमत से एक बार फिर यही दरख्वास्त करूंगा कि SOPs को और सख्त किया जाए, ना कि इस कारोबार को बंद किया जाए।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शारिक मेमन साहब, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हमारे यहाँ तकरीबात होती हैं, शादियाँ होती हैं, तो लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते और एक शादी में हज़ार लोगों को इनवाइट कर लेते हैं और फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना पॉसिबल नहीं होता, फिर केसेस बढ़ जाते हैं, फिर हुकूमत को मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ता है कि वो शादी हॉल्स को ही बंद कर देते हैं, रेस्टोरेंट्स को ही बंद कर देते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? 300 अफराद की जो है इंडोर डाइनिंग अलाउ हैं जी, ठीक है, और 5% जो है वो आउटडोर मैरिज फंक्शंस अलाउ है। इससे ज्यादा अगर कोई करता है तो वो अपने फील्ड के साथ, और अगर कोई करवाना चाहता है तो वो खुद के साथ ज्यादती करता है। सही। यानी आप लोगों की जानिब से ये है कि भाई इतने लोग हों और जो भी शादी में आ रहा है वो SOPs को फॉलो करे। जी शारिक साहब, आप सुन सकते हैं? जी 300% से ज्यादा की इस वक्त कोई मतलब SOPs में नरमी नहीं है इंडोर डाइनिंग। सही, ठीक है। आगे आने वाले वक्तों में अगर इसी तरह कोरोना के केसेस बढ़ते रहे और फिर हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा कि लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, तो आप लोगों के क्या मुतालबात हैं, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हम तो 12 एक ही बात कहते रहे हैं हुकूमत से कि हमें लॉकडाउन का देखें इस वक्त अब सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो वायरल है इसको वायरल कर दिया गया है। कल रात में एक तहरीर पढ़ रहा था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर है बिल गेट्स, वो उन्होंने भी इस वायरल का एक नाम दिया गया है, या कि वायरस नहीं है, उन्होंने भी इनको इस नॉर्मल एक वायरल बुखार की तरह दिया गया है कि एक वायरल इन्फेक्शन की तरह ही आप इसको लें कि नज़ला खांसी बुखार। पर मैं ये नहीं कहता कि ये कोरोना वायरस कोई चीज नहीं है, मतलब ये आप इसको ये भी देखें साथ साथ कि कोई आप डिस्टरबेंस पैदा ना करें कारोबार में, सख्तियां जरूर करें, मार्केटों के टाइमिंग्स ले, और इसके अलावा शादी हॉल की भी जो टाइमिंग्स चल रही है उस पर आप और मजीद सख्ती कर लें। 300 अफराद की जगह 300 अफराद पे आप इसको जो है कर दें, और साथ ही साथ जो है अपने एसीज डीसीज को और पाबंद कर दें कि SOPs की फॉलोइंग्स जो है वो लाजमी करार करें। इसके अलावा शादी हॉल बंद करने की तरफ जाते हैं तो मैं हुकूमत से एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि ये जो है आप बंद की तरफ ना जाएं। देखें इससे वास्ता बिला वास्ता कमोबेश लाखों लोग इससे वाबस्ता हैं। अगर एक शादी हॉल चलता है तो शादी हॉल के साथ साथ आप देखें केटरिंग का बिजनेस भी है, फ्लावर वाले भी हैं, घंटाकार वाले भी हैं, इस तरह ही फुल वाले, ये बैंड बाजे वाले, ये सारे इसके साथ मुंसलिक होते हैं। अगर एक आप शादी हॉल बंद करते हैं तो लोगों का रोजगार जो है वो वाबस्ता होता है। तो कई लोगों के रोज़गार इसके साथ मुंसलिक हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये भी बताइए मुझे शारिक साहब कि जब पहले शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया तो क्या मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ा, कितना नुकसान आप लोगों को हुआ इसका? देखिए ना, पिछली माह जब 14 माह का 16 माह का लॉकडाउन किया गया, हमारे को कोई कंपलसेट नहीं किया, और साथ ही साथ हमारे जो भी रेंटल इश्यूज होते हैं जी तकरीबन वो रेंट के ऊपर होते हैं, रेंटल बेसिस पे होते हैं। ना मालिकों ने किराया छोड़ा, ना हुकूमत ने हमारा कोई साथ दिया। अलबत्ता ये कि हम क्राइसिस में चले गए और साथ ही साथ जो है अपनी लेबर को तनख्वाहें और सारी चीजें देते रहे। ना हुकूमत ने हमारी कोई लेबर दिया और ना ही कोई शादी हॉल मालिक का साथ दिया। तो इसलिए मैं एक बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बंद की तरफ ना ले जाया जाए और SOPs को और सख्त करा लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शारिक मेमन साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। और जैसे कि शारिक साहब का भी यही कहना है कि कोरोना तो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन के रह गया है और अब SOPs को सख्त करना चाहिए, ना कि शादी हॉल्स या रेस्टोरेंट्स को बंद करना चाहिए। ताहम अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका है। NCOC के इजलास के बाद ही फ़ैसला किया जाएगा कि शादी हॉल्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं या दीगर अवामी तकरीबात को और अवामी जो जगहें हैं उनको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी एक ब्रेक के बाद आपको वेलकम करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूं जहरा रज़ा। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट आज के भाव की तरफ। और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आज कराची में जो फलों और सब्जियों के रेट्स क्या चल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी हबीब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है महंगाई की, क्या रेट चल रहे हैं सब्जियों और फलों के?
जी बिल्कुल, देखें शहर कायद के हवाले से बात करें तो शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में बड़ी कीमतों में जो है वो कमी आई थी और अब मामूली सा जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है शहर में सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो बिलखुसूस आलू, प्याज और टमाटर जो होते हैं वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में शुमार होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा टमाटर और पहले जो आलू है उसके हवाले से बात करते हैं तो 10 रुपये फ़ी किलो तक का जो है वो इजाफा इस वक्त कीमतों में देखने में आ रहा है। टमाटर और आलू दोनों की ही कीमतों में टमाटर के हवाले से बात करें तो टमाटर शहर में 100 रुपये का 3 किलो तक जो है वो दस्तियाब था, लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो दोबारा 50 रुपये फ़ी किलो में जो है वो उसकी कीमत देखने में आ रही है और 100 रुपये में 2 किलो जो टमाटर है वो इस वक्त फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से आलू के हवाले से बात करें तो आलू भी तकरीबन 30 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन इस वक्त तब्दीली आई है आलू की कीमत में और 40 रुपये फ़ी किलो तक जो है उसकी कीमत हो गई और 100 रुपये में 2.5 किलो की जो तादाद है उसमें फ़ी किलो के हिसाब से जो 40 रुपये में बेचा जा रहा है। प्याज 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है, वो अपनी कीमतों में बरकरार है। हरी मिर्चों के हवाले से बात करें तो हरी मिर्चों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा देखने में आया। जब से सर्दी आई है हमने देखा कि उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। छोटी मिर्च जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो, जबकि शिमला मिर्च है जो कि चाइनीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल की जाती है और ऐसे मौसम में उसका इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसकी कीमत जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो जो है वो देखने में आ रही है शहर के अंदर। दूसरी जानिब अगर हरी सब्जियों के हवाले से बात करें तो तुरई और लौकी जो है वो 180 रुपये पर जो है वो 180 और 160 रुपये के दरमियान जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। मटर जब हमने देखा था कि सीज़न का आगाज़ हुआ था तब तो बड़ा महंगा था और उसकी कीमत 400 रुपये तक थी, लेकिन अब जो है उसकी कीमत में थोड़ी सी कमी आई है और इस वक्त 180 से 200 रुपये फ़ी किलो के दरमियान जो है फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन हैरत कुन तौर पर जो है वो इस वक्त अगर बात करें भिंडी की कीमत के हवाले से तो भिंडी जो है वो शहर में इस वक्त सबसे महंगी जो सब्ज़ी है वो फ़रोख्त हो रही है। 380 से 400 रुपये फ़ी किलो पर जो है वो इस वक्त भिंडी फ़रोख्त की जा रही है। शहर के किसी भी मार्केट के हवाले से बात करें तो भिंडी इस वक्त जो है वो शहरियों की पहुंच से थोड़ी सी बाहर दिखाई दे रही है। 380 से 400 रुपये एक बड़ा हैवी अमाउंट होता है एक आम शहरी के लिए कि सब्ज़ी के लिए वो खर्च करता है। लहसुन और अदरक के हवाले से बात करें तो लहसुन और अदरक की कीमतों में थोड़ा सा इस्तेकाम नज़र आ रहा है। गुज़श्ता दिनों में हमने देखा था कि लहसुन और अदरक की कीमतों में कुछ इजाफा हुआ था, लेकिन अब थोड़ी सी उसमें भी कदरी कमी आई है और इस वक्त अगर लहसुन के हवाले से बात करें तो लहसुन जो है वो तकरीबन 280 रुपये से और 300 रुपये फ़ी किलो के दरमियान तक जो है फ़रोख्त हो रहा है अच्छे से अच्छे नस्ल का। जबकि अगर कम दर्जे के हवाले से बात करें तो उसमें 200 से 240 रुपये और 250 रुपये फ़ी किलो के दरमियान जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक के हवाले से बात करें तो 450 रुपये फ़ी किलो के दरमियान इस वक्त जो है वो अदरक की कीमत है। बहुत शुक्रिया हबीब खान, हमारे नुमाइंदे हबीब खान मौजूद थे जो कि अपडेट कर रहे थे हमें सब्जियों के कीमतों के हवाले से। कुछ सब्जियों की कीमतों में कमी आई है, जैसे कि भिंडी का उन्होंने बताया कि भिंडी इस वक्त सबसे ज़्यादा कीमत पे फ़रोख्त हो रही है। मटर की कीमत में कमी आई है और आपको मुर्गी के हवाले से भी बताते हैं कि ब्रायलर मुर्गी यानी ज़िंदा मुर्गी जो है वो इस वक्त 138 रुपये फ़ी किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रही है और ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो 214 रुपये फ़ी किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फार्मी अंडे की अगर बात की जाए होलसेल मार्केट में तो वो 117 रुपये दर्जन रहे हैं और रिटेल मार्केट की बात की जाए तो जो फार्मी अंडे हैं वो 120 रुपये दर्जन मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। ये तो थी हमारे आज के भाव और अब चलते हैं अपने माल के हाल की जानिब, जहां हम आपको बताते हैं कि डिफरेंट करेंसी रेट्स आज क्या चल रहे हैं। जी आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर जी आपने डिफरेंट करेंसी रेट्स जान लिए। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट और जानते हैं अपने नुमाइंदे से कि आज कराची का मौसम क्या है। ठंडी ठंडी हवाएं का सिलसिला कहा जा रहा है कि वो आज से ठंडी हवाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन 22 तारीख से कहा जा रहा है कि महकमा मौसमियात की जानिब से कि मज़ीद ठंड बढ़ेगी। तो आज का वेदर जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रबिया खान। जी रबिया बताइएगा इस वक्त कराची का मौसम कैसा है?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में कराची में आज एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम से मगरबी हवाओं का आगाज़ होगा, यानी समुद्री हवाएँ चलेंगी, जिसके बायस जो है वो साइबेरियन हवाएँ थोड़ी कट ऑफ होंगी कुछ दिन के लिए, जिसके बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है वो उसमें कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल रात से जो है वो सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लेकिन जो सर्दियों का सिलसिला है वो अभी कराची में ख़त्म नहीं हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जनवरी से एक बार फिर कराची वालों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ेगा। सर्दी की लहर जो है वो उसका आगाज़ होगा, एक बार फिर सर्द हवाएँ जो है वो डेरे डाल लेंगी। आलूदगी की अगर बात करें तो शहर में चूँकि शुमाल मशरक़ी किस्म से हवाओं का सिलसिला जारी है, तो आलूदगी की शरह जो है वो भी मुसलसल बढ़ रही है। अब से कुछ देर कबल कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 10वें नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आलूदगी की शरह जो है वो 170 तक पहुंच चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम में मगरिबी और समंदरी हवाओं का आगाज़ होगा, जिसके बाद आलूदगी की शरह में कमी का इम्कान है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। 2 से 3 रोज़ कराची वाले जो है वो सर्दी की जो शदीद सर्दी की लहर थी उसमें कमी का इम्कान है। अलबत्ता 22 जनवरी से बहुत शुक्रिया रबिया आपका, रबिया खान हमारे साथ ही जो कि अपडेट कर रही थी कराची के वेदर के हवाले से। और कराची की में थोड़ी सी कल से हमने देखा है कि सर्दी में शिद्दत में कमी आई है, लेकिन स्टिल अभी भी जो है वो सर्दी बरकरार है। तो अपना इस मौसम में बहुत ख्याल रखिए, खाने पीने का, कपड़े ऐसे पहनिए, गर्म कपड़े पहने, ताकि आप सर्दी के मौसम में जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं उससे बच सकते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10, मैं हूँ ज़हरा रज़ा। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें बात करेंगे सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे बच्चों की सेहत के हवाले से कि स्क्रीन टाइम जो है वो किस तरह बच्चों की सेहत पे पॉजिटिव और नेगेटिव उसका इम्पैक्ट होता है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन टाइम के आदी हो गए हैं। जिस वक्त बच्चों को ह्यूमन इंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, उस एज में जब वो सीखना चाहते हैं, उस एज में बच्चों के हाथ में गैजेट्स दे दिए जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स दे दिए जाते हैं, आईपैड्स का बच्चे इस्तेमाल करते हैं, या तो ज़्यादातर वो उस पर राइम्स देख रहे होते हैं, कार्टून्स देख रहे होते हैं, या फिर एक इससे बड़े एज के अगर बच्चों की बात की जाए तो वो उस पर गेम्स खेल रहे होते हैं। एक और चीज़ इस बच्चों की हमने देखी कि गुज़िश्ता सालों में जो है वो स्क्रीन टाइम बढ़ा है, क्योंकि कोविड का एक ऐसा दौर आया जब पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो वर्चुअल हो गया, जिसकी वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। और दूसरा ये कि हर चीज़ बंद होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से, क्योंकि बच्चे कहीं जा नहीं सके, पार्क्स में नहीं जा सके, एंजॉय नहीं कर सके, जो एक्टिविटीज़ की जगहें होती हैं, जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं, वहाँ पर जाना नहीं था उनका। तो इस हवाले से भी बच्चे जो है वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो स्क्रीन के सामने उन्होंने गुजारा, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ता है। एक तो आई साइट पर असर पड़ता है, सिर्फ आई साइट पर नहीं बल्कि उनकी मेंटल जो मेंटली अगर हम उसको बात करें तो उनके मेंटल इश्यूज़ भी उससे सामने आते हैं देखने में, और फ़िज़िकल हेल्थ भी मुतासर होती है। जब आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री हो, आप एक ही जगह पर बैठे रहें घंटों घंटों। तो इस हवाले से बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साकिब अंसारी ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साकिब अंसारी, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ये भी हम आपको बता दें। तो स्पेसिफ़िकली हम बच्चों के हवाले से ही बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों ने आज बात की, और इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू करते हैं। आप बताइए। जी डॉक्टर साकिब, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि स्क्रीन टाइम एक तो पता है हमें, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं कि गुड स्क्रीन टाइम और बैड स्क्रीन टाइम क्या होता है? देखिए, चूँकि हमारा माशरा और कोई भी महज़ब माशरा आपको इशारा देता है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बुरी होती है। तो किसी भी गैजेट के ऊपर, चाहे वो टैबलेट हो, मोबाइल फ़ोन हो, और इवन टेलीविज़न हो, आपका गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा बैठा रहना और उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के जी आप क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हम ये डिस्कशन तो कर ही नहीं रहे, हम इस वक्त, वो तो फिर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को कितने फजूल चीज़ों तक एक्सेस है जो कि बच्चों की
लिए ख़तरनाक है। हाँ। मगर अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जब आप मुस्तकिल स्क्रीन देखते रहेंगे तो उससे आपकी आंखों पे, आपके दिमाग पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी इमोशंस पे, आपकी साइकोलॉजी पे क्या असरात पड़ रहे हैं जी। और वो असरात आपको अपने चारों तरफ नजर आना शुरू हो गए हैं। और फिर उसके बाद आपकी फिजिकल कंडीशंस कितनी कॉम्प्रोमाइज होती जा रही हैं। ओवरवेट बच्चे हमें कितने ज़्यादा ओवरवेट बच्चे हमें कितनी ज़्यादा तादाद में मिलते जा रहे हैं कि जिनका वज़न उनका बहुत ज़्यादा है और उनको थोड़ा सा दौड़ाएं तो उनकी सांस फूल जाती है और फिर उसके नतीजे में जो दीगर बीमारियां हमें मिल रही हैं कि मिसाल के तौर पे शुगर बच्चों में ज़्यादा होती जा रही है, ओवरवेट बच्चे ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो और फिर एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशन मजीद भी, और फिर डिप्रेशन के और एंजाइटी के मरीज बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है जी। तो ये वो दूरदराज असरात भी अब नजर आना शुरू हो गए क्योंकि इन गैजेट्स को आए हुए 5 से 10 साल का अरसा हो गया हमारे बच्चों के हाथ में। जी बिल्कुल आपने हाँ जी जी एक तरफ एक चीज की तरफ मैं पॉइंट आउट जरूर करूंगा। मेरे पास अगर फर्ज कर लें कि 50 से 100 फैमिलीज आती हैं रोजाना, तो जो गांव देहातों के या छोटे शहरों के लोग आते हैं उनके दूसरे मसाइल हैं, बड़े शहरों के लोगों के दूसरे मसाइल हैं। वो इस पे बड़े खुश हैं कि जी हमारे बच्चे स्पेनिश ड्रामे देख रहे हैं और स्पेनिश बोल रहे हैं, कोरियन कार्टून देख रहे हैं और हमारे बच्चे जो है कोरियन बोलने लग गए हैं। मगर दिस इज नॉट द साइंटिफिक एजुकेशन। ये आपका बच्चा अगर कोरियन ड्रामा देख रहा है और कोरियन बोलना उसने शुरू कर दिया है तो ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। उसके जो दीगर साइड इफेक्ट्स हैं, किस कॉस्ट पे वो क्या कर रहा है, तो ये भी देखना जरूरी है हमारे माँ बाप को। सही। अच्छा, तो बहुत सारे आपने बताई साइड इफ़ेक्ट्स के ज़्यादा यानी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जिन बच्चों का होता है तो उनमें एक तो मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, फ़िज़िकल हेल्थ उनकी मुतासर होती है। उसके अलावा अगर मैं बहुत छोटे बच्चों की बात करूं जो 1 साल के हैं या 2 साल के, तो 2 साल के बच्चों को भी हमने देखते हैं कि माएँ जो हैं वो चुप कराने के लिए या वो बिज़ी हैं माँ बाप, तो वो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देती हैं जिस पे वो यूजुअली राइम्स देख रहे होते हैं। तो जब बच्चा होता है उसका माइंड बिल्कुल अभी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा होता है, हर चीज़ उसकी सीखने की एज होती है, तो वो एक जब वो कार्टून्स देखते हैं ऑब्वियसली वो रियल नहीं है, तो वो रियल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यकीनन आप ये देखिए कि 2 साल के बच्चा वो राइम्स के चक्कर में, और वो देखिए हमने नेचर से तो कटा दिया ना, तोड़ दिया, ना नानी की मोहब्बत, ना दादी की मोहब्बत, ना माँ बाप की, ना माहौल, ना एनवायरनमेंट। वो तो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रह रहा है और जो रेज निकलती हैं, इन रेज का 2 साल के डेवलपिंग ब्रेन में जो इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर हर साल कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, हर साल कुछ रिसर्च आ रही है जी। और फिर उसके साथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन जो 2 साल की उम्र तक हो जाती है। नानी दादियों की जो हमारी नज़में होती थी, जो हमें सुना के वो लोरियां सुनाते थे, और जो ब्रेन ग्रोथ होती थी, आप हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चे के साथ खेलने का टाइम नहीं है, बच्चे को टाइम देने के लिए नहीं है आपके पास। आपने एक इजी वे ढूंढ ली है कि उनको एक गैजेट पकड़ा के उस पर कोई भी, अच्छा बहुत से तो ज्यादातर मटेरियल तो उन हमारे ममालिक के कह लीजिए कि कल्चर का, एजुकेशन का है कि जिनसे हमारा दोस्ती भी बहुत ज्यादा नहीं है जी, और जो कि जिनकी हमें फिक्र भी रहती है कि कहीं हमारा मुआशरा उस तूफान में ना बह जाए। तो 2 साल के बच्चा जो देखेगा फिर उसको वही पूरी जिंदगी करना चाहेगा ना। और रिसर्च की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन पीडियाट्रिक एकेडमी के 2 साल के अंदर जो बच्चे हैं 2 साल तक उनको तो आपको स्क्रीन दिखाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब हम देखते हैं कि 1 साल का बच्चा नहीं होता उसके हाथ में मोबाइल्स दे दिए जाते हैं। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि कितने उम्र के बच्चों को कितना टाइम होना चाहिए उनका स्क्रीन, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मुख्तलिफ रिसर्च हुई है, मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट ने मुख्तलिफ डाटा शेयर किया। पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दे दूँ कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि 2-4 साल तक तो आपको, आप यकीन करिए कि 1 साल 9 महीने 10 महीने का बच्चा जब बटन दबा के पोएम खुद लगा रहा होता है तो माँ बाप की एक्साइटमेंट, उनकी खुशी, उनके एक्सप्रेशंस देखने वाले होते हैं।
दिल दुखता है कि काश इनको कोई बताए कि जिस बात पे तुम खुश हो रहे हो ये तुम्हारे आने वाले वक्तों में तुम्हारे बच्चे को भी तुमसे दूर ले जाएगा और उसको मेडिकली और साइंटिफिकली और एजुकेशनली और इमोशनली और हर तरह से आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 से 2 घंटा मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ज़्यादातर रिसर्च और पेपर्स यूरोप और अमेरिका के रिकमेंड करते हैं। और दुख की बात यह है, मैं बहुत ही माजरत के साथ, क्योंकि आपका चैनल बहुत ही रेस्पेक्टेड चैनल है, अब हमारे मुल्क की कौम के लोग इसको बहुत मोहब्बत से देखते हैं, मगर जुमला मैं इंटेंशनली इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देसी इस बात को समझें कि वो फरंगी गोरे के कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ना हो। गोरा वो सब कुछ करने लगा है। गोरा कहता है डू व्हाट योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू, जो तुम्हारे बाप दादा करते थे, तुम मक्खन खाओ, तुम चीज खाओ, तुम हेल्दी लाइफ गुजारो, तुम वो करो तो तुम अच्छे रहोगे। गोरा अपनी रिसर्च करके वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से हमने स्टार्ट किया था, और हम उसकी बनाई हुई चीजों में, गैजेट्स में इस तरह से गुम हो जाते हैं कि हम अपनी नस्लों को खो देते हैं। तो खुदा के लिए आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मुतासिर होने के बजाय, बैटमैन और सुपरमैन को अपना हीरो बनाने के बजाय, आप खुदा के लिए इन फ्रैक्शनेटेड वर्ल्ड से अपने बच्चों को पहुंचाने के बजाय उनको अमली जिंदगी में उनके माँ बाप, भाई बहन, असातिज़ा को उनका हीरो बनाएं, ताकि वो अमली जिंदगी में खुद भी कामयाब हो और पाकिस्तान को भी और तमाम इंसानियत को, किसी भी मजहब से ताल्लुक है, किसी भी कौम से ताल्लुक है, इंसानियत को कामयाब करें, आर्टिफिशियल को नहीं। सही। तो क्या कहते हैं डॉक्टर साकिब कि हम क्या अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? ये जो माँ बाप हैं जो बच्चों को एक्टिविटीज़ कराने के बजाय, उनको ह्यूमन इंटरेक्शन कराने के बजाय, सिखाने के बजाय खुद से वो ये चीज़ें दे देते हैं और वो उनको लगता है कि इससे बच्चा काफ़ी सीखता है, तो क्या करना चाहिए बेसिकली उन्हें? देखिए, पहला मैसेज तो ये है कि अपनी जगह, अपना मुकाम आप पैदा कर। इकबाल ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया, खुदी का कॉन्सेप्ट, लेकिन इकबाल ने वो फलसफा दिया जिसके ऊपर अमल करके पूरी दुनिया तरक्की कर रही है। जर्मन्स ने इस पे स्टडी की, टर्किश ने इस पे स्टडी की। टर्किश डेलीगेट आता है तो कहता है, जर्मन डेलीगेट आता है तो कहता है हमें इकबाल के मकबरे पे लेके जाओ। हमारे अपने लोग उसको नहीं रेस्पेक्ट करते। खुदी का कॉन्सेप्ट, आप अपने कल्चर में खुद अपनी रिसर्च करें। आपके पास 70% रूरल पॉपुलेशन है, गांव देहात की पॉपुलेशन है, खुली जगह हैं, खुले स्कूल हैं, खुले मदरसे हैं, ओपन जगहों पे पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे वायरस नहीं लग सकता, यहाँ खुली हवा चल रही है। आप वहाँ पे बैठा के ना सिर्फ ये कि एकेडमिक एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन भी उनको वहाँ पे दें। हमारे लोगों ने स्पोर्ट्स में बादशाहत की है, हमारी हॉकी ने, हमारे क्रिकेट ने, हमारे स्नूकर ने, हमारे रेसलर्स ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की है। और आज भी हमारी जो एथलीट खातून है मिस नसीम साहिबा, वो एशियन मेडल जीत कर आई हैं। आज भी हमारे रेसलर लाहौर से जीत कर आए। तो हमें यहाँ से अपने टैलेंट को निकालना है, आर्टिफिशियल वर्ड से निकालना है, असल दुनिया में लाना है। और गांव देहातों की पुरफज़ा मुकाम पे हमें फख्र होना चाहिए। हमें बड़े बड़े शहरों, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क के जो मसाइल हैं उनका पता होना चाहिए। और जो ओरिजिनल लंदनर है वो लंदन में नहीं रहता, वो लंदन के बाहर गांव देहातों में, सबब्स में रहता है। उसको लंदन पसंद नहीं है रहने के लिए। हम क्यों कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होते हैं, बड़े शहरों, बड़े मुल्कों और वेस्टर्न दुनिया के। हमें फख्र होना चाहिए कि हमारे गांव देहातों में खूबसूरत आबो हवा है, फल सब्जी मौजूद है, अच्छे असातिज़ा कराम स्कूल मौजूद हैं। उसका फायदा उठाना चाहिए हमारे मुल्क में। और यहाँ से हमें उस टैलेंट को उजागर करना चाहिए जो एक मरतबा फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर और अब्दुल कदीर खान की तरह हमारे मुल्क और कौम का नाम रोशन करें इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साकिब। लेकिन आजकल माँ बाप भी परेशान हैं क्योंकि कोविड का दौर है, ना चाहते हुए भी बच्चों को स्क्रीन देनी पड़ती है, लैपटॉप्स देने पड़ते हैं, सारी क्लासेस वहाँ पर होती हैं। फिर जैसा कि मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि कहीं आना जाना नहीं है, तो माँ बाप डरे हुए हैं कि अगर कहीं बाहर लेके जाते हैं तो कोविड ना लग जाए। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह से मैनेज करें कि आप एक जो ज़रूरत है, जो आपकी पढ़ाई है वो तो आपको करनी है, उसके अलावा स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और किस तरह घर में रहते हुए बच्चों को इंगेज कर सकते हैं एक्टिविटीज़ में? क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? आप यकीन जानिए, आज भी लूडो खेलते हैं तो बच्चों में वो एक्साइट, बच्चों को माँ बाप का टाइम चाहिए। आप यकीन करिए, बच्चों को दादा दादी, नाना नानी का टाइम चाहिए, अच्छा क्वालिटी ऑफ टाइम। थके हुए, हारे हुए, ऑफिस से आए हुए, झंझलाए हुए नहीं, बल्कि फ्रेश आवर्स में बैठ के
अच्छे मिजाज के साथ, खुशियों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ बच्चों के साथ आप टाइम लगाएंगे, आप सिर्फ उनको पुराने वाकयात, कहानियां और स्टोरियां भी सुनाएंगे तो वो उनको स्क्रीन नहीं चाहिए। बच्चे स्केप ढूंढते हैं, वो स्केप करते हैं उस माहौल से कि घर के टेंशन वाले माहौल से, नाराजगी गुस्से वाले माहौल से, थके हुए माहौल से उनको एक्साइटमेंट चाहिए होती है। एक सिंपल सी बॉल लेके अगर आप उसमें बच्चों को खिलाना आप शुरू कर देंगे तो बच्चे उसमें कहीं ज्यादा खुश होंगे। बच्चों के हीरो उनके बाप होते हैं, उनकी माँ होती है, उनके दादा दादी, उनके बड़े भाई बहन होते हैं। तो जब आपको इतनी इज्जत, आपको हीरो उन्होंने बनाया हुआ है, तो फिर आपका भी काम है कि आप भी उनको टाइम दें इंशाल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब अंसारी आपका, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही अहम मुफीद पॉइंट्स भी दिए। यकीनन जो बातें हैं वो इसे सुन के अपने बच्चों के लिए टाइम निकालेंगे, उनको एक्टिविटीज़ कराएंगे, क्योंकि जो इंटरेक्शन आपका हो सकता है वो किसी मोबाइल का या गैजेट का नहीं हो सकता, और जितना बच्चे आपसे सीखते हैं वो किसी और चीज़ से नहीं सीखते। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुँचता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।